दोस्तों 76 साल पहले 15 अगस्त को जापान ने वर्ल्ड वॉर टू में सरेंडर किया था क्योंकि अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक अटैक कर दिया था अपने B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, द टू सिटीज ऑफ जापान। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और उसी के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में यूएस ने एटॉमिक अटैक किया था, बॉम्ब गिरा दिया था। हिरोशिमा में ब्लास्ट के तुरंत बाद ऑलमोस्ट 80,000 लोगों की डेथ हुई थी, और क्योंकि ब्लास्ट बहुत बड़ा था, और बाद में रेडिएशन की वजह से 10,000 लोगों की डेथ हो गई थी, जो कि आगे चल के और भी बढ़ गई थी। नागासाकी में ब्लास्ट की वजह से 40,000 लोगों की जान गई थी, और रेडिएशन की वजह से 7,000 लोगों की और डेथ हो गई थी। आपको बता दूं कि हिरोशिमा में अटैक के बाद जब जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया था, उसके बाद नागासाकी में बॉम्ब गिराया गया था। और इस तरह के बॉम्ब की डिवास्टेशन कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए जापान के जो एम्परर थे उस टाइम, जो जापान के राजा थे हिरोहितो, उन्होंने रेडियो पर अपना सरेंडर अनाउंस किया था 15 अगस्त को। वर्ल्ड वॉर टू शुरू होने से पहले जर्मनी में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स पर रिसर्च चल रही थी, उसके डेवलपमेंट पर रिसर्चेस चल रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका के साइंटिस्ट काफ़ी कंसर्न थे, काफ़ी चिंता में थे। फिर 1940 आते आते यूएस ने अपने खुद के एटॉमिक वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में फंडिंग करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी। और ये सामने आया कि एक प्रोजेक्ट सामने आता है जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो चला था अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द वॉर डिपार्टमेंट ऑफ द यूएस मिलिट्री। बेसिकली द मैनहट्टन प्रोजेक्ट कोड नेम था उस फैसिलिटी का जो एटॉमिक बम बनाने के लिए रिसर्च कर रही थी, और बाकी सारी चीज़ें एटॉमिक बम से रिलेटेड हो रही थी उस जगह पे। उसका ये एक कोड नेम था, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अगले कुछ सालों में न्यूक्लियर फिजन की हेल्प से यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूज़ करते हुए यूएस ने अपने पहले एटॉमिक बम की डिवाइस का टेस्ट किया था न्यू मैक्सिको में। ये टेस्ट करने वाली टीम को जो लीड कर रहे थे वो थे जॉन रॉबर्ट ओपेनहाइमर, डॉक्टर जॉन रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और ये वो पूरी टीम थी जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में थी। और जुलाई 16, 1945 को न्यू मैक्सिको में ये टेस्ट हुआ था। अमेरिका ने पहला टेस्ट किया था अपने एटॉमिक डिवाइस का। फिर अलाइड पावर्स ने ऑलरेडी जर्मनी को यूरोप में हरा दिया था, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था और सरेंडर करना नहीं चाहता था। फिर मिड जून और मिड जुलाई 1945 में जापान ने अलाइड फोर्सेस को काफ़ी नुकसान, काफ़ी लॉस इन्फ्लिक्ट कर दिया था। और अलाइड फोर्सेस को इतना लॉस हुआ था कि अलाइड फोर्सेस का इतना लॉस पिछले 3 सालों में नहीं हुआ था। अलाइड फोर्सेस जो थी, जिसके साइड से यूएस लड़ रहा था, अलाइड फोर्सेस ने जापान को धमकी देना शुरू कर दिया था कि अगर जापान ने सरेंडर नहीं किया तो पूरे जापान में बम्बार्टमेंट कर देंगे। और अब तो बम्बार्टमेंट करने का एक रीज़न ये भी था कि यूएस डोमिनेट कर सकता था, क्योंकि यूएस के पास एटॉमिक वेपन्स आ चुके थे। ऑलरेडी जापान में अलाइड फोर्सेस का इन्वेजन और बॉम्बिंग चल रही थी, बम्बार्टमेंट चल रही थी। और इस इन्वेजन और बम्बार्टमेंट को नाम दिया गया था ऑपरेशन डाउनफॉल। और यूएस के टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी इसको कंटिन्यू रखने के फेवर में थे। और उसके बाद टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने ट्रूमैन को एडवाइस किया कि कैजुअलिटीज़ को अवॉइड करने के लिए एटॉमिक बॉम्ब से अटैक करना पड़ेगा। अब क्योंकि यूएस की मिलिट्री या अलाइड फोर्सेस जो जापान में इन्वेड कर रही थी, इन्वेजन के टाइम पर काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो रही थी अलाइड फोर्सेस की, तो उस कैजुअलिटी से बचने के लिए वहाँ यूएस के जो टॉप कमांडर्स थे, टॉप मिलिट्री कमांडर्स, उन्होंने एडवाइस किया था वहाँ के प्रेसिडेंट उस टाइम के, उनका नाम था ट्रूमन। ट्रूमन को ये एडवाइस किया कि अब यहाँ पर बम्बार्टमेंट करनी चाहिए। और एटॉमिक बम को यूज़ करने की एक वजह ये भी थी कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर एटॉमिक बम यूज़ नहीं किया गया होता तो जापान सरेंडर भी ना करता। तो ट्रूमैन को, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, ट्रूमैन को ये लगता था कि एटॉमिक बॉम्ब यूज़ करने से ना सिर्फ वॉर ख़त्म होगी जल्दी, बल्कि यूएस की पूरी दुनिया में एक डोमिनेंट पोजीशन भी हो जाएगी, एक डोमिनेंट पोजीशन में यूएस आ जाएगा।
फिर हम देखते हैं कि जापान में बॉम्ब गिराया जाता है। तो पहला जो टारगेट था उसको हिरोशिमा शहर पे बनाया गया था। हिरोशिमा में करीब 3,50,000 लोग रहते थे और टोक्यो से ये शहर 800 किलोमीटर दूर था। इनफैक्ट है, दूर है। हिरोशिमा को बनाया गया था पहला टारगेट। उधर यूएस में एक B-29 बॉम्बर को 9,000 पाउंड मतलब ऑलमोस्ट 5,000 किलो के यूरेनियम के से बने बॉम्ब के लिए मॉडिफाई करके उसमें फिट किया जा चुका था। इस बॉम्बर को इनोला गे का नाम दिया गया था और लिटिल बॉय, जो कि हिरोशिमा में गिरने वाले बॉम्ब का नाम था, पैराशूट से 8:15 सुबह गिराया गया और ये बॉम्ब हिरोशिमा से 2000 फीट की ऊंचाई पर गिरा। ऊपर ब्लास्ट हो गया था, गिरा नहीं था, ब्लास्ट हो गया था। और हिरोशिमा में जो ब्लास्ट हुआ था वो वैसे तो बहुत बड़ा था और लॉस भी ऑलरेडी हो चुका था बहुत ज़्यादा, पर जापान, वो ब्लास्ट इतना बड़ा भी नहीं था कि जापान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दे। फिर लिटिल बॉय के गिराने के ठीक 3 दिन बाद, 9, अब जापान ने सरेंडर नहीं किया हिरोशिमा के बॉम्बिंग के बाद। तो फिर हिरोशिमा की बॉम्बिंग के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक B-29 बॉम्बर जिसका नाम था बॉक्सकार, प्लूटोनियम से बने बॉम्ब को लेकर यूएस से उड़ा। इसका वैसे तो प्राइमरी टारगेट इसका था जापान का एक कोकुरा शहर, लेकिन बादल ज़्यादा होने की वजह से पायलट ने अपना प्लान चेंज किया और जो सेकेंडरी टारगेट बनाया गया, दूसरे प्लान में नागासाकी को टारगेट बना लिया गया, जहां पर फैट बॉय नाम का एटॉमिक बम गिराया गया ठीक 11:02 दिन में। ये बॉम्ब वैसे तो लिटिल बॉय से ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन नागासाकी की टोपोग्राफी की वजह से इसका इम्पैक्ट लिटिल बॉय से भी कम हुआ, लिमिट हो गया था इसका टोपोग्राफी काफ़ी ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि उसके नागासाकी की बॉम्बिंग के बाद क्या हुआ। तो 15 अगस्त 1945 को इस डिवास्टेशन को देखते हुए वहाँ के जो राजा थे जापान के, एम्परर हिरोहितो ने रेडियो पर सरेंडर अनाउंस किया और फॉर्मल सरेंडर एग्रीमेंट साइन हुआ था सितंबर 2 को एक यूएस की बैटलशिप पे। हिरोशिमा हिरोशिमा में रफली 1,35,000 लोगों की बॉम्ब की वजह से जान गई थी और नागासाकी में कुछ 80,000 लोगों की जान गई थी, डेथ हो गई थी, बोथ फ्रॉम एक्सपोजर टू लॉन्ग टर्म रेडिएशन एंड ब्लास्ट। तो ये था बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।